आज मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि पुराने समय में जब नाई ब्राह्मण रिश्ते तय करते थे तथा उन्हें निभाते थे, उनको हमारे समाज ने कैसे नकारा और कैसे ये प्रथा बंद की। जो प्रथा बंद हुई उसके प्रति एक बहुत ही बड़ा घिनौना अपराध था। उस अपराध के बारे में मैं आज आपके समक्ष एक घटना का जिक्र करना चाहती हूँ। रोहतक के पास अबोहर गांव है, बोहर भी कहते हैं उसे। पुराने समय में रोहतक को भी रोहतासगढ़ कहते थे। बोहर की लड़की का रिश्ता नाई ब्राह्मणों ने, जो आजकल पंजाब है, पहले एक ही था, हरियाणा पंजाब, जालंधर के अंदर तय कर दिया। रिश्ता तय होने के बाद लड़का लड़की की शादी हुई तथा दो परिवार आपसी रिश्ते में बंध गए तथा कहते हैं कि रिश्तों का मेल दो परिवारों का एक होना होता है। लेकिन लड़की के सिर्फ लड़की दो बहनें थी, उनका कोई भाई नहीं था। लड़की अपने ससुराल में गई, खुशी खुशी रहने लगी। उसका पति सुखदेव सिंह बहुत ही प्यार से अपनी पत्नी को रखता तथा अपने घर को चलाता था। एक बार की बात है कि लड़की की मां बीमार हो जाती है और वो सोचती है कि क्यों ना लड़की को अपने पास बुला लिया जाए। अब उसका बेटा तो था नहीं और हमारे समाज में पिता लड़की के घर जाया नहीं करता। यदि कोई बुरी घटना हो जाए तभी पिता लड़की के घर जाया करता था, वैसे पहले समय में नहीं जाया करता था। उसने उसी ब्राह्मण को बुलाया जिसने उस लड़की का रिश्ता करवाया था और दो परिवारों को मिलाया था। लड़की की मां ने कहा कि जाओ और मेरी बेटी को एक बार मेरे से मिलने के लिए उसकी ससुराल से ले आओ। अब ब्राह्मण चलता है लड़की की ससुराल के लिए, लेकिन इतने साधन तो थे नहीं कि रेल और बसें बहुत ज्यादा चलती हों। अंग्रेजों का टाइम था, हिंदुस्तान गुलाम था और हिंदुस्तान की राजधानी भी लाहौर हुआ करती थी। जैसे तैसे ब्राह्मण कभी पैदल कभी किसी साधन से वहां जाने लगा। रास्ते में उसे एक यवन युवक मिला। उसने पूछा कि ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पड़ोस की लड़की की शादी मैंने ही करवाई थी और उसे लेने के लिए उसकी ससुराल जा रहा हूं। उसने कहा, लड़की कैसी है? बोला, बहुत सुंदर लड़की है। उम्र कितनी है? यही होगी 18-19 साल। अब यवन युवक के मन में पाप आ जाता है और वो सोचता है, क्योंकि उसका पहले से ही ऐसा काम होता है जो घिनौना था और हिंदुस्तान की लड़कियों को अरब कंट्री में बेचा करता था। उसने ब्राह्मण को कहा कि यदि उस लड़की को तू मेरे हवाले करता है तो मैं आपको 20,000 रुपए दे दूंगा। उस समय पैसे हुआ ही नहीं करते, अकाल पड़ते थे, साधन थे नहीं, कमाई का कोई जरिया नहीं था। लोग भूख से त्रस्त थे, गरीबी में बेहाल होते थे। अब ब्राह्मण को लालच आ गया। उसने कहा यवन युवक ने कि 10,000 पहले ले और 10,000 कांडला बंदरगाह पर
लड़की को जब मेरे को सौंपेगा उस टाइम पे 10,000 और मिल जाएंगे। अब ब्राह्मण लड़की की ससुराल जाता है, बड़े पाखंड करता है, बड़ी दलीलें देता है कि इसकी हमारी बहन की माँ बीमार है और इसको हमारे साथ भेज दो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। अब ससुराल वालों ने सोचा कि ब्राह्मण ने ही तो रिश्ता करवाया था और ये अच्छा आदमी है, चलो इसके साथ भेज देते हैं। अब लड़की को ससुराल वालों ने ब्राह्मण के साथ भेज दिया। रास्ते में ब्राह्मण कहने लगा कि बहन तेरी माँ के लिए कांडला बंदरगाह पर एक वैद्य जी हैं और वहां से मैंने देसी दवाई लेके आनी है, तो मैं चलता हूँ और दोनों ही चलते हैं, वहां से दवाई लेके फिर घर चलेंगे। अब लड़की भोली भाली थी, गांव से बाहर कभी निकली नहीं थी, अनपढ़ थी, उसे नहीं पता था कि तेरे साथ क्या फरेब होने वाला है और क्या घटना घटने वाली है। अब ब्राह्मण उसे कांडला बंदरगाह पर लेके जाता है और यवन युवक को सौंप कर 20,000 रुपए जेब में डालकर अपने घर आ जाता है। लेकिन उसके घर वालों को झूठ बोलता है, उसकी माँ को बोलता है कि उसके ससुराल वालों ने उससे भेजने से मना कर दिया और कहने लगे हमारे घर पर बहुत काम है, जो सारे घर बार को यही संभालती है, इसलिए हम इसे नहीं भेज सकते। ये कह के ब्राह्मण बोर गांव से रोहतासगढ़ में आके छुप जाता है। अब क्या होता है कि लड़की को समुद्री जहाज में बैठा दिया जाता है और अरब देश के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब लड़की देखती है कि तू तो बिल्कुल फंस गई है, अब क्या होगा। अब ऐसा ही थी, क्या करती, अकेली लड़की, बहुत सारे युवक, कुछ नहीं कर सकती थी। अरब कंट्री में ले जाई जाती है, वहां पर ले जाकर रसूल अहमद नाम का मुसलमान उससे निकाह करने के लिए राजी हो जाता है। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसका दिल उस पर आता है और वो करता है कि मैं इसके साथ निकाह करूंगा। अब लड़की सोचती है कि मैं ऐसा ही हूं, भाग भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन धर्म को हर हालत में बचाना चाहती थी। वो पवित्र थी, पवित्र ही रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो और मैं किसी दूसरे के हाथों में जाऊं। अब लड़की एक तरकीब सोचती है। उसने सोचा कि विरोध करने से तो कुछ होगा नहीं, समझदारी से ही काम लेना पड़ेगा, जैसा परमात्मा को मंजूर होगा वैसा हो जाएगा। अब लड़की ने हिम्मत दिखाई और रसूल को कहा कि मैं आपको पति मानने के लिए तैयार हूं और आपसे निकाह करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं कुछ समय चाहती हूं और आपके तौर तरीके, जीने के, रहने के, खाने के, उन सब में ढलना चाहती हूं ताकि मैं आपके साथ निकाह करूं तो आपका घर आराम से और अच्छे ढंग से बसा सकूं। अब रसूल उस लड़की की बातों पर यकीन करता है और उसे अपने रहने सहने के तौर तरीके बताने शुरू कर देता है। जो ही रात होती है, शराब की बोतलें आती हैं, कबाब आता है, खाने के लिए ड्राई फ्रूट आते हैं और लड़की को कहा जाता है कि तू मेरे लिए पैक बना के दे। अब लड़की इसी बात के इंतजार में थी कि किसी न किसी तरह ऐसा हो। लड़की पैक पे पैक बना के देती है और रसूल को इतना पिलाती है कि वो बेहोश होकर गिर जाता है और लड़की वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन रसूल के आदमी उसे देख लेते हैं। जो ही लड़की भागती है, पीछे से बहुत सारे यवन युवक भी भागते हैं, लेकिन पास में बंदरगाह थी और लड़की समुद्र में अपने जीवन लीला समाप्त करने के लिए छलांग लगा देती है।
ज्यों ही लड़की छलांग लगाती है त्यों ही जौहरीमल सेठ और उसके 4 लड़के उनकी जो समुद्री जहाज थी वहां सामान से लदी हुई खड़ी थी और वो देखते हैं कि पानी में कुछ गिरा है। ज्यों ही वो बैटरी मार के देखते हैं उन्हें पता चलता है कि कोई लड़की पानी में छलांग लगा गई है। उन्होंने कोशिश की और अपने नौकर चाकरों के द्वारा उस लड़की को अपनी शिप के अंदर बाहर निकाला तो देखा कि ये तो हिंदुस्तान की लड़की है। अब उन्होंने पूछा कि बेटी तू यहाँ कैसे आई। अब लड़की अपना पीछे का सारा वृतांत सारी बातें सेठ को बताती है। सेठ कहता है कि घबरा मत, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ, तुझे अब कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तेरी हर कीमत पर रक्षा करूंगा। इतने में यवन युवक भी आ जाते हैं और तलवार तान के सेठ के ऊपर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि लड़की हमारी है, हमें सौंप दो, हमने इससे निकाह करना है। लेकिन सेठ के लड़के बोलते हैं कि ये हमारी बहन है और बहन की इज्जत बचाना भाइयों का फर्ज होता है। ये हिंदुस्तान की लड़की है, इसकी मर्जी के बगैर हम निकाह नहीं होने देंगे और न ही आपको ये लड़की सौंपी जाएगी। अब व्यापारी था, धनाढ्य था, अमीर था, उसकी अरब कंट्री में भी चलती थी। अरब देश के बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आखिर में ये फैसला होता है कि जितने में लड़की को खरीदा गया है वो वापस पैसे लो और लड़की को मुक्त कर दो। अब सेठ बोलता है कि चाहे जितने भी हों मैं दूने देने के लिए तैयार हूं, दूने पैसे दे के भी अपनी बेटी की इज्जत बचाऊंगा, लेकिन बेटी को वापस नहीं दूंगा। जौहरीमल सेठ उनको 20,000 से भी ज्यादा रुपए देता है और लड़की को छुड़ाकर अपने शिप में ले आता है। अब शिप आने में तो हिंदुस्तान आने में कई दिन लगते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि लड़की के ससुराल वाले बोर गांव में पहुंच जाते हैं ये पता करने के लिए कि हमारे घर की इज्जत जो गई थी क्या वो उसकी माँ ठीक है। अब वो ससुराल में आते हैं तो सुखदेव सिंह को पता चलता है कि लड़की तो यहाँ पहुंची ही नहीं। उसकी माँ ने बताया कि पंडित जी ने कहा था कि यहाँ तो आपने ससुराल वालों ने लड़की को भेजा ही नहीं। अब सुखदेव सिंह को गुस्सा आया और उसको पता चला कि पंडित जी रोहतासगढ़ में छुपा हुआ है और उसने तलवार निकाली और पंडित जी को कत्ल कर दिया। अब अंग्रेजों का समय था, FIR हुई, लाहौर के अंदर पेशी लगी। लाहौर हिंदुस्तान की राजधानी होती थी और अंग्रेज जज ने सुखदेव सिंह को मौत के बदले मौत का फरमान सुना दिया। अब सेठ हिंदुस्तान पहुंचता है और उसके चारों बेटे अपनी बहन को लेके लाहौर की सेशन कोर्ट पहुंचते हैं। अब सेठ जज के सामने सारा वृत्तांत सुनाता है और बताता है कि कैसे एक ब्राह्मण ने लड़की के साथ दगा किया है और उसको यवन युग के यहाँ बेच दिया था और उसकी शादी अरब कंट्री में होने वाली थी। उसने सारा वृत्तांत सुनाता है और जज को सारी बातें बताई जाती हैं। अब जज भी सकते में रह जाता है कि ये तो मामला बहुत पेचीदा है। अब जज सोचता है कि क्या किया जाए, लेकिन मौत तो हुई थी, कत्ल तो हुआ था, उसकी सजा तो मिलनी ही थी। अब लड़की के पति को कुछ साल की कैद सुनाकर जज खड़ा हो जाता है कि कुछ साल के बाद ये रिहा हो जाएगा क्योंकि इसने अपनी पत्नी के लिए उसका कत्ल किया था। लड़की खुशी खुशी अपनी ससुराल चली जाती है और अपना घर बसा लेती है। अब खापों की पूरे देश की पंचायतें होती हैं और इस प्रथा को बंद कर दिया जाता है
कि कोई भी नाई ब्राह्मण रिश्ते नहीं करेगा। रिश्ते करेंगे तो खुद माँ बाप करेंगे, ताऊ चाचे करेंगे, वही देख के आएंगे और वही रिश्तों को निभाएंगे। ऐसा कोई नहीं करेगा कि किसी को भी किसी की लड़की के लिए लेने के लिए उसकी ससुराल भेज दे। ये एक अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई थी, जिसमें न्याय की जीत हुई। अब ये हिस्ट्री यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।